इन 48 में से क्या एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां कोई मुसलमान खड़ा होता? गठबंधन की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। गठबंधन की कौन सी मजबूरी है जब दूसरा पार्टनर ही कह रहा है कि भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं? समाज की भावना थी, उत्तर भारतीय संगठनों की भावना थी, अल्पसंख्यक समाज के संगठनों की भावना थी और वो बात अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि सर हम अभी थोड़ी देर पहले उज्जवल निकम जी से मिल के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस एम मुशर्रफ की किताब में जो चीज़ें लिखी वो उनका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल देने को तैयार, उन्होंने कई बार दिया भी है। कांग्रेस पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। शहीद करकरे साहब शहीद हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर करते हैं। जब 26/11 में जब हमला हुआ है, हमारी सरकार थी, उसमें नेग्लिजेंस था एजेंसियों का। खुद गृह मंत्री था उस सरकार में। बाद में उज्जवल निकम जी से हम लोगों की हमेशा मीटिंग होती थी, बातें होती थी। उनको सारी जो सुविधा चाहिए थी, जेड प्लस सुरक्षा हम लोगों ने दे रखी थी। क्या मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट आप लोग निकाल पाएंगे? क्या उज्जवल निकम को आप लोग हरा पाएंगे? हम 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। बहुत सारे मुस्लिम संगठन और आम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस महाराष्ट्र में कम से कम एक सीट किसी मुस्लिम प्रत्याशी को देगी, लेकिन ये नहीं हुआ। अब मैं मुसलमानों के बीच जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा, ये कह के 26 अप्रैल के रोज़ आरिफ नसीम खान ने स्टार प्रचारकों की जो यंत्रणा है कांग्रेस की महाराष्ट्र में, उससे ख़ुद को अलग कर लिया। एक लेटर लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उनको, और उसके बाद वो चले गए कोप भवन में। अब वहाँ से वापस आ गए हैं और अब मेहमान है ललन टॉप की इस बातचीत में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ललन टॉप की इस बातचीत में। मैं मुख्तसर सा आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। हाँ साहब, ये सारा जो बखेड़ा खड़ा हुआ है जब मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से आपकी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान किया, आप मान के चल रहे थे कि आपका वो नाम होगा, लेकिन वर्षा गायकवाड़ के नाम का ऐलान होता है। आपको ऐसा क्यों लगता था कि पार्टी आपको टिकट देने वाली है? देखिए, मैंने पार्टी से टिकट मांगा भी नहीं था और मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत डिस्परेट भी नहीं था। और पार्टी का आखिर में जो निर्णय होता है वो निर्णय होता है। पार्टी ने जो भी ठीक समझा निर्णय लिया। वर्षा ताई हमारी छोटी बहन की तरह हैं और उनको टिकट दिया है, उम्मीदवारी दी है। जहाँ तक मेरे स्टार प्रचारक के से अलग होने का जो सवाल है, मेरे सामने एक सवाल उस वक्त खड़ा हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे उत्तर भारतीय संगठन बहुत सारे हैं, अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे संगठन हैं। सब ने, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ यहाँ पर पार्टी में, तो मुझे ही बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे, कह रहे थे कि भाई आपकी पार्टी में एक भी सीट नहीं मिली है, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, लोगों में नाराज़गी वगैरह थी। तो मुझे लगा कि पार्टी के हित में पार्टी हाईकमांड को ये अवगत करवाना चाहिए कि इसके कारण कहीं ये हमारा उत्तर भारतीय समाज है, वो चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, ये दूर ना जाए। इस पे पार्टी ने संज्ञान लेना चाहिए। तो इसलिए इस वजह से मैंने वो कदम उठाया था और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हमारे, पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी यहाँ के जो प्रभारी हैं, सबने बहुत ही मजबूती के साथ उस बात को संज्ञान में लिया। और कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी हमेशा से रही है, विचारधारा है कि सभी को साथ में लेके चलना, सभी समाज को प्रतिनिधित्व देना। तो कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में कोलेशन है, यहाँ पर हम 3 पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग, हमारी पार्टी लड़ रही है। तो कुछ था, सारी बातें चर्चा हुई है और पार्टी ने संज्ञान लिया है और ये मजबूती से विश्वास दिलाया है कि पार्टी अपनी लाइन को मजबूती से लागू करेगी और सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश करेगी और देगी आने वाले दिनों में। और इसलिए मैंने ये विड्रॉ किया है। और क्योंकि आज समय है देश बचाने का, आज समय है देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश में जो फैली हुई बेरोजगारी है, देश में का जो वातावरण है दूषित है, उसको बचाने की जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और दूसरे जो हमारे अलग अलग इंडिया गठबंधन में दल के नेता हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं। तो हमें भी मजबूती से हम सबको लड़ना चाहिए और ये लड़ाई हमें जीतना जरूरी है, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं है। आरिफ जी,
अब आपने जिस क्लैरिटी के साथ ये सवाल उठाया था कि 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा सूबा लोकसभा में महाराष्ट्र ही है ना, 48 सीटें हैं। और आपका सवाल ये था कि इन 48 में से क्या एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां कोई मुसलमान खड़ा होता, ये आपने पूछा। इसका क्या कोई क्लियर जवाब आपको पार्टी की तरफ से दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, या पूना में आप राहुल गांधी से मिले, आपको क्या एक्सप्लेन किया गया? देखिए, इतना जबरदस्त संज्ञान लिया हमारी पार्टी ने कि कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को लेकर उन्होंने सफाई दी और उन्होंने कहा कि युति की गठबंधन की वजह से हम कम सीटों पे लड़ रहे हैं और गठबंधन की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं और इसलिए नहीं दे पाए, और हम आगे इसका कहीं ना कहीं, चाहे राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हो, उस समाज को, चाहे हमारा उत्तर भारतीय समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी को न्याय देने की पूरी वो कोशिश करेंगे। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर अगर आकर ये बात मजबूती से कहता है तो हमें गर्व है अपनी पार्टी पे, अपने नेताओं पे। हम इम्तियाज़ जलील से मिले थे औरंगाबाद में, और उनसे हमने मुस्लिम पॉलिटिक्स पर उनसे बात चल रही थी महाराष्ट्र की, और ठीक ठाक 11.5% मुसलमान हैं महाराष्ट्र में। तो उन्होंने कहा कि अब तक के ये कांग्रेस और एनसीपी की जो पॉलिटिक्स थी, उनको हमारे वोट चाहिए थे, लेकिन हमें वो कैंडिडेट नहीं बनाना चाहते थे। इस बार उनकी बात एक तरह से कंफर्म होती दिखी जब हमने एमवीए की कैंडिडेट्स की लिस्ट देखी। आपको लगता है इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है? और आप एक क्लियर जवाब, जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है एमएलसी बनाया जाए, हो सकता है राज्यसभा भेजा जाए, हो सकता है कोई दूसरा कॉम्पेंसेशन दिया जाए, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पार्टी ने भी इस बारे में संज्ञान लिया और उन्होंने उसकी मजबूरी क्या थी, क्यों नहीं दे पाए, तो तमाम सारी चीज़ें हैं उसके पीछे। लेकिन पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की सोच जो है, पार्टी की जो विचारधारा है कि सभी समाज को, चाहे संगठन हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, मंत्रिमंडल का गठन हो, तो सब में सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये मजबूती से स्पष्ट तौर पर लागू करने का फैसला पार्टी हाईकमांड ने किया है। और जहाँ तक मैंने जो मुद्दे उठाए थे, वो एक समाज की भावना थी। सवाल मेरा नहीं था, मेरा व्यक्तिगत कोई सवाल ही इसमें नहीं था। समाज की भावना थी, उत्तर भारतीय संगठनों की भावना थी, अल्पसंख्यक समाज के संगठनों की भावना थी, और वो बात अब ख़त्म हो चुकी है और सारे के सारे लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, प्रचार में लग गए हैं। और हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम 48 में से 35+ जीतेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। आप कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं सूबे में, तो आप जो आपने सीटों का ये दावा किया है, इसको याद रखेंगे हम कि ये कितना सही। हम ये जानना चाहते हैं कि पुणे में आप मिले राहुल गांधी से, आपकी क्या बात हुई? नहीं, राहुल जी हमारे नेता हैं और राहुल जी ने पूरी तरह से सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया है और दोबारा इस तरह से कहीं ना हो, किसी भी प्रदेश में ना हो, उस चीज़ का उन्होंने मजबूती से संज्ञान लिया है और मुझे उनके नेतृत्व पर विश्वास है। क्योंकि आज आप देख लीजिए, इस देश में एक ही नेता ऐसा है जिसका नाम है राहुल गांधी, जो निस्वार्थ होकर, निस्वार्थ भावना से, बिना किसी सत्ता की लालच से, अपनी जान हथेली पे लेकर इस देश को जोड़ने की, इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा देखिए, क्या इस देश में भगवान गौतम बुद्ध के बाद इस देश के अंदर इतनी बड़ी पदयात्रा, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, आखिर उन्होंने क्यों निकाली? कोई चुनाव तो नहीं था उस समय। उन्होंने इस देश की परिस्थिति क्या है, लोगों की भावनाएं क्या है, लोग कैसे, देश कैसे जुड़े, लोग कैसे जुड़े, जो नफरत का माहौल देश में पैदा हुआ है, वो मोहब्बत में कैसे बदले, वो उन्होंने कोशिश की है। न्याय यात्रा उन्होंने निकाला है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो बनाया गया है। तो राहुल जी को पर अटूट हम लोगों को उनके नेतृत्व पर विश्वास है और उनकी इस लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ हैं और देश के सभी लोगों को खड़ा भी होना चाहिए। सर, आपको अटूट विश्वास है, लेकिन लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के पास एक्सेस की प्रॉब्लम है, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। आपके लिए मिलना इसलिए ये हो गया क्योंकि आपका एक चिट्ठी विस्फोट हुआ था। इससे पहले आप राहुल गांधी से मिले थे 50 बार। तो ऐसे क्यों कहा जाता है कि राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल है? देखिए, नेता की इमेज को खराब करने की जो एक इस देश में एक चलन चला है
कि इमेज गांधी नेहरू परिवार की इमेज को टार्निश किया जाए। आप बताइए, जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो एक बड़े परिवार के सदस्य थे, एक बड़े उद्योगपति के बेटे थे, उन जवाहरलाल नेहरू ने सालों साल देश को आज़ादी की लड़ाई में जेल में बिताए। अपने पूरे परिवार की धन दौलत देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने दान दे दिया है। उन जवाहरलाल नेहरू से सवाल किया जाता है। जिन इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता मजबूत रहे, देश एकत्रित रहे, पंजाब हमारे देश का हिस्सा था, है, बना रहे, उससे उन्होंने समझौता नहीं किया, उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। जिस राजीव गांधी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी शहादत दे दी, उस परिवार पे आप उंगली उठाते हो। जिस परिवार का दिल्ली में खुद का रहने का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का एक मकान नहीं है, आप नैतिकता की बात करते हो, गांधी परिवार पर आप उंगली उठाते हो। आज आप बताइए कि राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने के बाद जब 24 घंटे में उनका घर खाली कराया गया, उनको सरकारी घर से, आवास से उनको निकाला गया, तो अपने दोस्त के घर में उन्होंने 1 महीना रातें बिताई हैं। आज सोनिया गांधी जी के नाम पर कोई एक घर दिल्ली में नहीं है रहने के लिए। बाकी के नेताओं को देख लो, देश के हर प्रदेश में बंगले हैं। आखिर ऐसा परिवार, जिस परिवार ने इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी मजबूत हो, देश विकसित हो, उसके लिए उस पीढ़ी के कई पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है, उस परिवार के लोगों को बदनाम किया जाता है, लाछन लगाया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है, उनकी इमेज खराब की जाती है। ये इतना राजनीतिक स्तर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया है कि आज लोग समझ रहे हैं। आज इसलिए आप देखिए, मोदी जी की रैली देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी की और राहुल गांधी जी की रैलियां देख लीजिए, कैसे लोग वहाँ पर, किराए के लोग नहीं आते हैं, बस में भर के नहीं लाए जाते हैं, ट्रक में भर के नहीं लाए जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं पिछले 10 साल में कि सही कौन है और गलत कौन है। ये देश की जनता अब समझ चुकी है। आप कह रहे हैं सर रैलियों में भीड़ आती है, लेकिन एक उसका कन्वर्जन जो वोटों में है वो एक बड़ा विषय है, जो अभी पिछले 2 टेन्योर से तो हम देख रहे हैं कि नहीं हो पाया। आपने कहा कि गठबंधन की मजबूरियों का हवाला दिया गया, पार्टी लीडरशिप ने भी आपसे यही कहा। जब ये संकेत किया गया था मुंबई में, तब शिवसेना की तरफ से संजय राउत, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमने कांग्रेस को ये कभी नहीं गाइड किया कि आप किस व्यक्ति को किस सीट से कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, हमने उसमें कभी इंटरवीन किया नहीं। अगर वो आरिफ नसीम खान को टिकट देना चाहते थे तो दे देते, अभी भी दे देंगे कि अगर कैंडिडेट बदल देंगे तो हम तो उनका भी प्रचार कर लेंगे। तो ये गठबंधन की कौन सी मजबूरी है जब दूसरा पार्टनर ही कह रहा है कि भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देखिए, जब अब मुझे ऐसा लगता है निखिल जी कि जब एक विषय क्लोज हो गया है, मैं समाज और संगठनों की भावनाओं को मैंने अपनी पार्टी हाईकमान के संज्ञान में लाने के लिए जो कदम उठाया था, मेरी पार्टी ने उसको संज्ञान में ले लिया है। उद्धव ठाकरे जी से भी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, संजय राउत जी से भी बड़े अच्छे संबंध हैं और रहेंगे। तो हम उस चीज़ों पर अब मुझे लगता है कि अब पर्दा पड़ चुका है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सामने सवाल है देश बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। जो देश की परिस्थिति 10 साल में पैदा हुई है, दोबारा इस देश में वो परिस्थिति ना आए, उसको हमें संभालने का। और वो लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ रही है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए हम सब ने मजबूती से इस लड़ाई में सहभागी होने का फैसला किया है। सर हमें ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ये एपिसोड क्लोज हो गया है, लेकिन आपकी जिस सीट को लेकर के ये सारा विवाद खड़ा हुआ था, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, वो सीट अब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अब विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल लेवल पे बयान दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो पूर्व स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्ज्वल निकम, उन्हें, और उनके ऊपर विजय वडेट्टीवार की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया कि हेमंत करकरे शहीद जो हमारे थे, अशोक चक्र जिन्हें मिला, उनकी जान कसाब की गोलियों से नहीं गई थी, उनकी जान 2 RSS अफिलिएटेड पुलिस वालों की गोली से गई थी। उसके बाद एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है यहाँ पे। आपको लगता है कि आपकी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को इस विवाद ने हिट कर दिया? देखिए,
जहाँ तक हमारे एलओपी के दिए गए बयान की बात है, 2 दिन से जो बहुत हाइप हो रहा है, मीडिया हाइप बीजेपी करवा रही है। एलओपी ने पहली बात, उन्होंने खुद का कोई स्टेटमेंट नहीं किया है, किसी राइटर की लिखी हुई किताब को उन्होंने कोट करके बताया है, नंबर 2। और नंबर 3, कांग्रेस का उस पर स्टैंड क्लियर है। हमारे कांग्रेस के जो रमेश चन्नीथला जी हैं, उन्होंने साफ कल ही प्रेस में उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो उस बुक में लिखी हुई बात को जो कोट किया गया है, कांग्रेस पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। शहीद करकरे साहब शहीद हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर करते हैं। क्योंकि सर हम अभी थोड़ी देर पहले उज्जवल निकम जी से मिल के आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि एस एम मुशर्रफ की किताब में जो चीज़ें लिखी हैं वो उनका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल देने को तैयार, उन्होंने कई बार दिया भी है। और उन्होंने कहा कि जितने भी इस केस के फैक्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में पहले हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी समझ से बाहर है कि क्यों विजय वड़ेत्तीवार को ये सारी बातें कहनी पड़ी। आपको ऐसा लगता है कि अब जो कैंपेन है आपका वर्षा गायकवाड़ का, इससे प्रभावित हो जाएगा, जो आप चाह रहे थे कि आप वहाँ से लड़ते और जीतते? देखिए, सवाल वर्षा गायकवाड़ का कैंपेन या कांग्रेस पार्टी का कैंपेन कोई भी प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कैंपेन है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में हमेशा जब चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, इसी पे बहस कराती है। यही नैरेटिव वो लाना चाहती है, सेट करना चाहती है, उसी का ये पार्ट 2 है। तो ये लोग 10 साल में देख के सुन के समझ गए हैं। जब 26/11 में जब हमला हुआ है, हमारी सरकार थी, केंद्रीय कहीं ना कहीं उसमें नेग्लिजेंस था एजेंसियों का। नैतिक जवाबदारी उस समय तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने लेते हुए रिजाइन किया था। हमारी दूसरे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी बने, हम लोगों ने, मैं खुद गृह मंत्री था उस सरकार में बाद में। ब्रीफ करते थे संजय आपके उज्जवल निकम आपको? तब बिल्कुल, उज्जवल निकम जी से हमारी हम लोगों की हमेशा मीटिंग होती थी, बातें होती थी। उनको सारी जो सुविधा चाहिए थी, जेड प्लस सुरक्षा हम लोगों ने दे रखी थी, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई थी। अदालत में डेली बेसिस पे केसेस चलाया जाए और उस आतंकवादी को जल्द से जल्द फांसी कानून के मुताबिक मिले और दी जाए। ये प्रयास सरकार ने हमारी किया है, हमारी सरकार ने प्रयास किया है। उज्जवल निकम जी को अपॉइंट ही हमारी सरकार ने किया है, और हम ही लोगों ने वो सारी चीज़ मूवमेंट करके और आखिर में हमारे देश पर हमला करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी को लटकाने का काम कानून के मुताबिक न्याय करवा कर, कानून में उसको जो कानूनी जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, वो पूरी कर उसको लटकाया गया। और लटकाने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमानों को कि उन्होंने स्टैंड लिया कि हम मुंबई की कब्रिस्तान में उसको हम दफन नहीं होने देंगे। उसको एरोरा जेल में जाकर जेलर को उसको दफन करना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये हमेशा इस तरह का नैरेटिव सेट करती है, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब चीज़ अब इस देश का हिंदू मुसलमान समझ चुका है। अब वो इनके ये सब चक्कर में आने वाला नहीं है। और आप देखिए, लोगों के सामने रोजगार का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है, लोकतंत्र का मसला है, तानाशाही बढ़ते जा रही है इस देश के अंदर। तो ये तमाम सारे, महंगाई, आसमान छूती महंगाई। 2014 में हम लोगों ने टाइटल देखा था, मोदी जी के भाषण हम लोग सुने हुए हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब लोग कह रहे हैं बहुत हुई मोदी सरकार, अब की बार इंडिया सरकार। तो ये माहौल अब पैदा हो रहा है ना। आखिर 10 साल में क्या किया है आपने? आप 26/11 पे चर्चा करना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान पर चर्चा करना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान पर चर्चा करना चाहते हैं, आप लव जिहाद पर चर्चा करना चाहते हैं, आप लैंड जिहाद पर चर्चा करवाना चाहते हैं, आप वोट जिहाद पर नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं। आप महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते हैं? महिलाओं पर अत्याचार, हमारी मणिपुर की बहनों को निवस्त कर घुमाया गया, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते हैं? बेरोजगार आज महाराष्ट्र में लगभग 19,000 या 18,000, मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है,
19 लाख लोगों ने आवेदन किया है पुलिस की सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए। ये बेरोजगारी का आलम है। आप 18-19 हजार की सरकार पुलिस की नौकरी भर्ती निकालते हैं महाराष्ट्र सरकार, और 19 लाख लोग अर्जी करते हैं, उसमें MBA प्रोफेसर, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता। तो देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है भाई साहब, आप जरा देखिए, अंदाज़ा लगाइए। तो देश से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। राजनीति करिए, देश में लोकतंत्र है, सरकारें आती हैं जाती हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं बिगड़ते हैं। हमारा विरोध उसका नहीं है, हमारा विरोध मोदी जी का नहीं है, हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमारा विरोध है उनकी विचारों को लेकर, उनके सांप्रदायिकता फैलाने वाले माहौल को लेकर, देश को किया जा रहा है कमज़ोर उसको लेकर, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, देश की एकता और अखंडता को लेकर विरोध हमारा उस पे है। क्या मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट आप लोग निकाल पाएंगे? क्या उज्जवल निकम को आप लोग हरा पाएंगे? देखिए, नॉर्थ सेंट्रल सीट कांग्रेस और उबाटा शिवसेना के को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि नॉर्थ सेंट्रल सीट हम 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 2 लाख से ज़्यादा। और एक, क्योंकि आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आपकी अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी के जो लीडरशिप में, सेंट्रल लीडरशिप में भी जो बातें होती होंगी, उनमें भी आपका दखल रहता होगा, आपको पता चलती होंगी चीज़ें। एक चीज़ दर्शक जानना चाहते हैं, तमाम ऐसे लोग जो कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग में शामिल रहते हैं, कि राहुल गांधी, उन्होंने अमेठी से क्यों नहीं फाइल किया पर्चा? देखिए, सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है, सवाल हमारी जो CSE कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय लिया है कि राहुल जी को कहाँ से लड़ना है, कहाँ से उनको लड़ना चाहिए। राहुल जी ने पार्टी के आदेश को माना है। CWC ने या CSE ने निर्णय लिया कि राहुल गांधी जी को रायबरेली से चुनाव लड़ना है, तो रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं एक जगह से चुनाव लड़ा हूँ, वोटिंग हो चुकी है वायनाड से, मैं वहाँ सांसद हूँ। लेकिन पार्टी ने एक फैसला किया और पार्टी के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उन्होंने पार्टी के फैसले को माना और उन्होंने जाकर रायबरेली से पर्चा भरा है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और राहुल गांधी जी वहाँ से लड़ रहे हैं, लाखों वोट से जीतेंगे। सर, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से मैं इस बातचीत को विराम भी देना चाहता हूँ। एक प्रश्न के साथ ही, आपने ये इशू रेज किया था कि कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट क्यों नहीं देती है, यह आपका सवाल था। आपकी अब बात हो गई है, राहुल गांधी से मुलाकात हो गई है। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जब होंगे तब हम मुस्लिम कैंडिडेट्स देखेंगे कांग्रेस की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल समाज का सवाल था, और उस सवाल को, उस भावना को मैंने अपनी पार्टी के हाईकमांड को पहुंचाने का काम किया, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले विधानसभा में हम पूरी तरह से हमें विश्वास है कि जहाँ जहाँ पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीत सकता है उसको बिल्कुल टिकट दिया जाएगा। हमारा उत्तर भारतीय समाज का उम्मीदवार जीत सकता है, वहाँ उसको दिया जाएगा, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड में हूँ और मैं इस बात का खुद संज्ञान लूँगा, और पार्टी हाईकमांड ने संज्ञान लिया है। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में जितने भी जात और समाज और के वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व देने का, कड़ाई से फैसला करने का काम कांग्रेस हाईकमांड ने उसका संज्ञान लिया है, और हमें विश्वास है कि वो होगा। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक सुन रहे थे आरिफ नसीम खान को। आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं इस फेज़ में जो 20 मई को वोटिंग होने वाली है उसमें, और अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आपने वापस प्रचार को ज्वाइन भी कर लिया। आपने इस मुलाकात के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया, और हमारे दर्शकों ने इस बातचीत को देखा उसके लिए उनका शुक्रिया। मुंबई से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। बहुत बहुत